नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में। और फ्रेंड्स, पीछे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। रीजन ये था कि हम लोगों ने नागरिकता की क्लास जो थी वो रिकॉर्ड कर ली थी और ऐसा हुआ कि माइक जो थी वो अपना माइक ने धोखा दिया। तो हम लोगों की क्लास जो है, मेहनत जो थी वो अप्रोक्सीमेट खराब ही होने वाली थी। फिर हमने सोचा क्यों ना फिर से रिकॉर्ड करते हैं और मेहनत खराब ना जाए, कोशिश ये की जाए कि मेहनत खराब ना जाए। एक्सप्लेन फिर से कर देंगे हम, ठीक है। तो उसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अब रिकॉर्ड हो गया है तो आपको टॉपिक पता ही चल गया होगा। हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नागरिकता के बारे में। पर शायद अब नहीं लिखेंगे तो हो सकता है उससे ज्यादा बेहतर आपको हम समझा पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागरिकता के प्रावधान के बारे में। क्या? नागरिकता के प्रावधान के बारे में। तो सबसे पहली बात याद रखना, भारत के संविधान में नागरिकता जो है वो भाग 2 में वर्णित है। कहां पे? 2 में। 22 भाग है कुल, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भारतीय नागरिकता का वर्णन किया जाता है। अलग अलग प्रावधान है तो उनको बनाया जाता है, देखा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत की जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है। भारत की नागरिकता जो है वो है एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। किस तरीके की? एकल, मतलब राज्यों की अलग अलग नहीं होगी। और एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और नागरिकता जो है भारत में संघ सूची का विषय है। अब संघ सूची का विषय का मतलब यह है कि भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको होगा? भारतीय संसद को होगा। राज्य इसमें कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 3 सूचियां होती हैं। मैंने बताया था आपको जब हम सूची 7 देख रहे थे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उस पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय में राज्य कानून बना सकते हैं और समवर्ती सूची के विषय में संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल कानून तो दोनों बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि संसद और राज्य विधानमंडल के कानून आपस में टकरा गए तो फिर संसद का कानून ही ऊपर माना जाएगा, मतलब संसद का कानून ही लागू होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे संविधान का अनुच्छेद 5 कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय में जो व्यक्ति भारत में अधिवास कर रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति भारत में अधिवास मतलब जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो भारत में जो भी व्यक्ति अधिवास कर रहे हैं वे भारत के नागरिक होंगे। कैसे? लेकिन होंगे, पर क्या कहा? कैसे? यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। अगर जन्म भारत में हुआ हो तो नागरिक माने जाएंगे। फिर कहते हैं उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। यदि उनका जन्म ना भी हुआ हो तो चलेगा, लेकिन उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और जो पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहे हो। मान लो आप फॉर द एग्जाम्पल मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ और मेरी मम्मी और पापा का जन्म, माता पिता का जन्म जो है वो भारत में हुआ था, पर हम लोग चले गए थे ब्रिटेन। लेकिन अभी पिछले 5 सालों से मैं भारत में आके रह रहा हूं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत हमको नागरिकता दी जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद 6 था। अनुच्छेद 6 जो कहता है वो पाकिस्तान से भारत आने वाले। जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ, मतलब 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना तो बड़ी हिंसा हुई, मारकाट हुई। पंजाब के उस वाले क्षेत्र में जो पाकिस्तान में था और पंजाब के इस वाले क्षेत्र में जो भारत में था, दोनों जगह सर्वाधिक जो हिंसा थी वो पंजाब वाले में हुई, या फिर आपको बंगाल में देखने को मिलेंगी थोड़ी बहुत हिंसाएं। तो ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, जो भारत आना चाहते थे, वो भारत आ गए। अब भारत आ गए तो अनुच्छेद 6 बनाया गया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है वो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर कहते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अब भाई भारत से पाकिस्तान से भारत आए तो कुछ तो पाकिस्तान प्रेमी भी तो भारत में होंगे, माना सारे नहीं गए, यहीं भी यहाँ भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो चले गए यहाँ से। तो जो चले गए वो भारत से जो पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता भारत में स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे हमारे जो जिन्ना साहब थे वो अलीगढ़ से थे। जिन्ना साहब एक मशहूर शायर है भारत के, बहुत पुराना, मतलब मशहूर शायर। अब वो तो पाकिस्तान कहता है कि हमारे हैं, पर वो हमारे हैं, अमरोहा के थे। जॉन एलिया, आप लोग उनका नाम बड़ा सुनते होंगे। तो जॉन एलिया कहते हैं कि पाकिस्तान
वो पाकिस्तान, वो सिर्फ अलीगढ़ के लड़कों की शरारत है। मतलब वो हमेशा पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान जो बना है वो सिर्फ अलीगढ़ के लड़कों की शरारत है, जैसे कि सर सैयद अहमद खान हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, वो इनकी शरारत मानते थे कि इन लोगों ने बना दिया। तो भारत से पाकिस्तान जाने पर नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो चाहे दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब जिनके माता पिता, दादा दादी या कोई भी पूर्वज भारत का नागरिक रहा हो, वो क्या होंगे? वो जो विदेश में रहते हों, वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए 2 पीढ़ी पहले कोई विदेश चले गए, लंदन चले गए, अफ्रीका चले गए, कहीं भी चले गए, अब लगा कि भारत चलो आजाद हो गया, तो चलो अपने देश में आके रहते हैं, तो क्या होगा? तो वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 9, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, कह रहा है यदि कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेगा, मान लीजिए कोई भी पर्सन, अभी फॉर द एग्जांपल, अभी कल को विराट कोहली अगर ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर ले, लंदन में रह रहे हैं, अगर ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो भारतीय नागरिकता उनकी क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, आप रहिए, जाके काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप नागरिकता ग्रहण करेंगे तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, ये कहता है अनुच्छेद 9। 9 का मतलब नो, भारत की नागरिकता आप नहीं छोड़ सकते, भारत आप नहीं छोड़ सकते। फिर अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत के जो नागरिक हैं, उनके जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं, वो क्या है? स्थायी हैं। आप उसको विधि द्वारा, मतलब बिना विधि के, विधि द्वारा उसको छीन ऐसे नहीं सकते। आपको क्या करना होगा? विधि के अधीन रहकर ही काम करने होंगे नागरिकता संबंधी अधिकारों पर। फिर अनुच्छेद 11 आता है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का जो अधिकार है, जो मैंने अनुच्छेद 5 और 6 में भी बात वही की कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार जो है वो किसको होगा? संसद को होगा। तो अनुच्छेद 11 सीधे सीधे ये कहता है कि नागरिकता के संबंध में जो भी कानून बनेंगे, जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? तो भारत की संसद बनाएगी। संसद में कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। केवल राज्यसभा लोकसभा नहीं, राष्ट्रपति भी संसद का तीसरा अंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग अब संसद ने क्या अधिनियम बनाए। संसद ने क्या अधिनियम बनाए? तो सबसे पहले आता है नागरिकता अधिनियम 1955, और ये सारे नागरिकता अधिनियम 1955 के ही क्या है? संशोधन है। क्या है? संशोधन। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित होता है। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि मान लीजिए जो संविधान के समय जो हम लोगों ने 5, 6, 7 में जो प्रावधान कर दिए वो थोड़े अस्पष्ट हैं। मान लो आप किसको नागरिकता देंगे? दुनिया पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति आ जाएगा, क्या आप सबको नागरिकता दे देंगे? या फिर मतलब भारत से जो भी ऐसे चला जाएगा, क्या सबकी नागरिकता चली जाएगी? इस तरीके से जब क्वेश्चन उठने लगे, तब बनाया गया नागरिकता नागरिकता अधिनियम 1955। और ये किस लिए बनाया गया? एक तो नागरिकता देने के लिए, और दूसरा नागरिकता छीनने के लिए, नागरिकता से वंचित करने के लिए। देने के लिए इनमें 5 प्रावधान किए गए। 5 तरह से नागरिकता देगा ये प्रावधान। कैसे कैसे? आप देखिए इधर, जन्म से कह रहा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक माने जाएंगे, कौन? जिनका जन्म या तो भारत में हुआ हो, या फिर उनके माता पिता दोनों का, या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिए राहुल गांधी जी जो है भारत में जन्मे, भारत में पैदा हुए, फॉर द एग्जाम्पल नहीं पैदा होते। मान लीजिए ऐसा होता कि नहीं पैदा होते भारत में, विदेश में कहीं जन्म होता, फिर ये कैसे भारत की नागरिकता के लिए अपना मतलब दावा पेश करते? तो पेश कर सकते हैं। कह रहा है कि जन्म से या तो जन्म भारत में हुआ हो, या फिर माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तो राहुल गांधी जी की माता जी जो है वो इटली की मूल निवासी रही है, सोनिया गांधी जी, और जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं, वो भारतीय मूल के थे, भारतीय नागरिक थे। इसलिए राहुल गांधी जी का दावा तब भी स्पष्ट रहता। फिर है रक्त संबंध से। रक्त संबंध वही मैंने बताया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, वही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मैंने समझा दिया, जिनके पूर्वज भारत के थे और वो भारत में अब नहीं रह रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन कर सकते हैं? फिर पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण का मतलब है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं,
आपका जन्म भी भारत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप लगातार अगर 7 वर्षों तक भारत में रह रहे हैं, कहां तक, लगातार 7 वर्षों तक भारत में रह रहे हैं, तब आप भारतीय नागरिकता के लिए क्या कर सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। फिर अगला है देशीकरण से। किस तरीके से, देशीकरण से। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है वो 12 वर्ष तक अगर भारत में, हाँ अच्छा, पंजीकरण में एक और चीज याद रखिएगा, 7 वर्ष से भारत में रह रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपने किसी भारतीय महिला या पुरुष से विवाह किया है और आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हो, मान लीजिए जो देशीकरण का मामला यह है कि मान लीजिए आपने किसी भारतीय महिला से या भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया, जैसे ग्लेन मैक्सवेल हैं, बढ़िया ऑस्ट्रेलिया के बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने भारतीय मूल की महिला से शादी की। अब शादी तो कर ली, लेकिन अगर वो कंटिन्यू 7 साल भारत में रह जाएं, तब वो क्या कर सकते हैं, तब वो भारत में पंजीकरण करा सकते हैं नागरिकता के लिए। फिर आता है देशीकरण, मतलब कोई विदेशी व्यक्ति, देशीकरण का मतलब सीधी बात है कोई विदेशी भारत का नागरिक बन जाए या देश का नागरिक बन जाए। तो देशीकरण कहता है यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से भारत में रह रहा है, लगातार 12 वर्ष भारत में रहा है, तो नागरिकता के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। फिर उसके बाद आता है क्षेत्र अधिमिलन से। मान लीजिए किसी देश का कोई क्षेत्र भारत में मिल जाता है, या फिर भारत किसी देश का कोई क्षेत्र जीत लेता है, ठीक है, या फिर कोई जो समझौते के तहत भारत में मिला दिया जाता है कोई क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के समस्त नागरिक भारत के स्वतः नागरिक माने जाएंगे। ये हमारा जो है संविधान में 5 तरीके से नागरिकता देने की बात की गई। अब नागरिकता छीनने के लिए 3 प्रावधान किए गए। कितने प्रावधान, 3 प्रावधान। अब नागरिकता छीनने के लिए कितने, 3 प्रावधान कर दिए गए। सबसे पहले हमें नहीं रहना भारत में, मतलब हमने भारत की नागरिकता त्याग दी। सबसे पहले क्या कर दी, अपनी नागरिकता त्याग दी, तो परित्याग के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, हम भारत में रहना चाहते हैं और हम किसी अन्य देश के भी नागरिक बने रहें, मतलब 2 नावों पर टांग पसारे, ऐसे कैसे, तो ये जो 2 नाव वाले हैं उसमें भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मान लो समाप्ति के द्वारा, इसलिए कि मान लो कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसने बताया ना हो उसने किसी अन्य देश की भी नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद वंचन के द्वारा, संसद विधि बनाकर आपको आपके नागरिक अधिकारों से वंचित कर सकती है, लेकिन संसद विधि बनाकर आपको आपके नागरिक अधिकारों से वंचित कर सकती है, लेकिन वंचित सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 जो आधारों पर जिन्होंने नागरिकता ग्रहण की है, सिर्फ उन्हीं को वंचित कर सकती है। भारत के जन्मजात जो नागरिक हैं, भारत के जन्मजात जो नागरिक हैं, उनको संसद विधि बनाकर वंचित नहीं कर सकती। ठीक है, तो याद रखिएगा, और 5 तरीके नागरिकता देने के लिए, 3 तरीके छीनने के लिए। फिर आगे, फिर हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसको लेके बहुत विवाद हुआ भारत में, बड़े सारे आंदोलन हो गए, शाहीन बाग, जंतर मंतर, गांधी मैदान, जहां कहीं देखो हर जगह आंदोलन आंदोलन आंदोलन। और विवाद क्या कह रहे हैं कि भारत से नागरिकता इनकी छीनी जाएगी। वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ही था नागरिकता देने वाला कानून। कौन सा कानून, नागरिकता देने वाला कानून। भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता इसमें जाने का प्रावधान तो था ही नहीं, लेकिन वो राजनीतिक हित है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। ये अधिनियम कहता है कि 31 दिसंबर 2014 तक, क्या कहता है, 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के 6 धर्मों के लोग, कौन कौन 6 धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन एंड बौद्ध, कह रहा है कि 31 दिसंबर 2014 तक इन 6 देशों के, 3 देशों के, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक समूह हैं, अल्पसंख्यक समूहों में कौन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन एंड बौद्ध, ये जो हैं ये क्या करेंगे, अगर ये भारत में रह रहे हैं तो ये भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब इसमें क्या, इसमें नागरिकता छीनने की बात नहीं हुई थी, ये याद रखना। 6 धर्म हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन एंड बौद्ध। 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3, और डेट याद रखना 31 दिसंबर 2014। तो ये आखिरी संशोधन था। उसके बाद हम लोग देखेंगे, थोड़ा एक टॉपिक था ओसीआई, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दुनिया भर में जो भारत के लोग रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक थे,
उनके पूर्वज वाले में तो PIO हो जाएगा, मतलब जो भारत के नागरिक थे अब किसी अन्य देश के नागरिक बन चुके हैं, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन्हें मतलब वो क्या, तो उनको क्या क्या सुविधा मिलेगी। सबसे पहली बात तो भारत के नागरिक नहीं माने जाते हैं, तो उन्हें जो नागरिक वाली सुविधा है वो नहीं मिलेगी। जैसे क्या, सबसे पहले उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, किसी संवैधानिक पद पर चुने जाने का अधिकार नहीं होगा। पर मिलेगा क्या, मिलेगा ये कि आप कभी न कभी तो भारत के रहे थे, इसलिए आपको भारत आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, मतलब आपको वीजा नहीं लगेगा। उसके बाद निवेश में छूट मिलेगी, आप FPI करेंगे, FII करेंगे, जो फॉरेन पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा या इस तरीके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें अगर भारत में अगर निवेश करेंगे तो आपको छूट मिलेगी। और भारतीय शिक्षण संस्थानों में इनके लिए सीटों का आरक्षण होगा, मतलब जो IIT है, IIM है, IIMs है या जो भी है, उनमें भारतीय शिक्षण संस्थानों में OCI के लिए क्या होगा, आरक्षण होगा। एक चीज याद रखना, सन 2015 में, तब सन 2015 में एक प्रावधान किया गया, आप समझिए थोड़ा। सन 2015 में कहा गया OCI को, सन 2015 में क्या किया गया, OCI और प्लस PIO, मतलब सन 2015 में एक प्रावधान किया गया कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है और PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और कहा गया, और इनको एक कार्ड दिया गया, क्या, OCI कार्ड धारक। तो याद रखिएगा, इनका विलय करके इनको OCI कार्ड धारक बना दिया गया। तो आज की नागरिकता की क्लास में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे और कम से कम मूल अधिकार में 4 से 5 क्लासें होंगी, क्लास लंबी नहीं रहती इसलिए, और 5 क्लासों का मेरा मतलब टारगेट रहेगा मूल अधिकारों का। हम लोग मूल अधिकारों की एक एक जड़ निकालेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।